एक मंच पर भारत को कभी इस तरह से जलील नहीं किया गया। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि अमेरिका के विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन ने राजनाथ सिंह और भारत के विदेश मंत्री जयशंकर की मौजूदगी में भारत के ह्यूमन राइट्स के रिकॉर्ड की धज्जियां उड़ा दी और दोनों खामोश रहे। दोनों के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। मुद्दा क्या मैं आपको बताऊंगा, मगर सबसे पहले आपके स्क्रीन पर दोनों देश यानी कि अमेरिका और भारत के विदेश और रक्षा मंत्री एक ही मंच पर थे, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और अपने भाषण में एंथनी ब्लिंकन ने कहा कि भारत के अंदर मानवाधिकार को लेकर जो उल्लंघन हो रहा है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है, वो एक चिंतित करने वाली बात है। कहीं ना कहीं भारत को एक संदेश था कि लगाम लगाइए। और यह महज इत्तेफाक नहीं है कि इस वक्त कई पत्रकार, कुछ मानवाधिकार कार्यकर्ता जेल में बंद हैं और जेल से लगातार खबरें आ रही हैं कि उन पर अत्याचार होते हैं और अनाप शनाप उन पर धाराएं लगा दी गई हैं, जिसके चलते ना अदालतें कुछ कर रही हैं और पुलिस तो खैर वो सरकार के दम पर, बल पर लगातार उन पर अत्याचार कर रही है। मैं चाहूंगा आप सुने अमेरिका के विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन ने किस तरह से भारत के दो मंत्रियों के सामने भारत की धज्जियां उड़ाई। देखिए। We also share a commitment to our democratic values, such as protecting human rights. We regularly engage with our Indian partners on these shared values, and to that end, we're monitoring some recent concerning developments in India, including a rise in human rights abuses by some government, police, and prison officials. In addition to all of these critical issues, I'm pleased that we're increasing cooperation in a number of other key areas, which we focused on today. एक भारतीय होने के नाते दोस्तों, मुझे भी ये बहुत अच्छा नहीं लगा देखकर, मगर मैंने उम्मीद की थी कि अगर भारत को लगता है कि उसका दामन पाक साफ है तो इसका जवाब जयशंकर या राजनाथ सिंह देंगे, मगर दोनों खामोश रहे। इसका अर्थ क्या हुआ आप बताइए? इसका अर्थ यह हुआ कि हमारे दामन पर दाग है और यह दाग दुनिया देख रही है। इस दाग को मिटाने का हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। रास्ता तो बहुत दूर की बात है, मंशा भी नहीं है। हम वो दाग मिटाना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपने देखा रामनवमी के मौके पर कितनी जगहों पर सांप्रदायिक तनाव हुआ। गुजरात में सांप्रदायिक तनाव, मध्य प्रदेश में सांप्रदायिक तनाव, पश्चिम बंगाल में सांप्रदायिक तनाव, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, तमाम जगहों पर सांप्रदायिक तनाव। और उससे पहले आपने देखा होगा हिजाब को लेकर बेवजह विवाद, कर्नाटक के अंदर मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार, हलाल को लेकर विवाद, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन को लेकर एक फरमान जारी करती है भारतीय जनता पार्टी और उसकी सहयोगी संस्थाएं। ये तमाम चीजें दुनिया देख रही है। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि अमेरिका इस तरफ मुद्दे नहीं उठा रहा है। मैं आपको सुनाना चाहूंगा कि वहां की कांग्रेस वुमन इल्हान ओमार ने सीधा हमला बोला था हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, और उन्होंने बाइडेन सरकार से पूछा है कि बाइडेन सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रही हैं, जो मुसलमानों को टारगेट कर रही हैं, उस पर हम खामोश क्यों हैं? ऐसा वहां की कांग्रेस वुमन ने कहा। सुनिए इल्हान ओमर ने क्या कहा था। But I ask, what about Modi in India? How are we promoting a free and open region by supporting Modi? So I ask you, why has the Biden administration been so reluctant to criticize Modi's government on human rights? I really appreciate that sentiment, and I push because when your predecessor was here, I asked the same question. What will it take? How much does the Modi administration have to criminalize the act of being Muslim in India for us to say something? And I ask you again, what will it take for us to outwardly criticize the actions that the Modi administration is taking against its Muslim minorities in India? Because when we remain silent and the situation gets out of control in the way that it did with the Rohingyas, we all of a sudden show our interest in whatever genocide that's taking place. But we have an opportunity now to lead and make sure that there is a deterrence in the actions that they are taking as our partners. दोस्तों, आपने अमेरिका के विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन को सुना। ऐसा नहीं है कि किसी पत्रकार के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि भारत के अंदर ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है। नहीं,
उन्होंने खुद अपने भाषण में कहा, यानी कि देखिए दो चीजें होती हैं। मैं खुद विदेश मंत्रालय का संवाददाता रह चुका हूं, तो मैं जानता हूं कि किस तरह से वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। अक्सर जब सरकारें कुछ कहना चाहती हैं तो वो पत्रकारों से कहती हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले कि आप जो है ये सवाल पूछो, हम इसका जवाब दे देंगे। मगर यहां आपने देखा कि बाइडेन सरकार ने, अमेरिका की सरकार ने इस सवाल को प्लांट भी नहीं किया। यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले किसी पत्रकार को यह कहा तक नहीं कि तुम ये सवाल पूछना और फिर हम भारत की आलोचना करेंगे। उनके लिखित दस्तावेज में था कि भारत के अंदर ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है और इशारा साफ तौर पर वो तमाम घटनाएं जो मैं अपने इस कार्यक्रम में, अपने इस मंच पर उठाता रहता हूं। हमें अब भी चेतना होगा, क्योंकि ह्यूमन राइट्स वायलेशन किसी दूसरे देश के नागरिक का नहीं हो रहा है, हमारे अपने नागरिकों का हो रहा है। मानवाधिकार हनन उन नागरिकों का हो रहा है जो इस सरकार से सवाल उठाते हैं। हम भूल सकते हैं क्या 84 साल के स्टैन स्वामी जेल में बंद थे एल्गार परिषद मामले में। वो सिर्फ ये कह रहे थे कि मुझे सिपर चाहिए पानी पीने के लिए, उन्हें सिपर भी नहीं दिया जा रहा था। गौतम नवलखा ने जब यह कहा कि मुझे पीजी वुडहाउस की किताब दे दो, तो आप जानते हैं सरकार ने क्या कहा? सरकार ने कहा नहीं, यह सिक्योरिटी थ्रेट है। पीजी वुडहाउस व्यंग्यकार थे, हास्य के जरिए, हंसी के जरिए लिखते थे, अपनी बातें कहते थे। मैं सरकार से समझना चाहता हूं कि हंसी, व्यंग, कॉमेडी किस तरह से सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है। सिद्दीक कप्पन, वो पत्रकार जो हाथरस में जिस गुड़िया के साथ नाइंसाफी हुई थी, उस खबर को करने गया था, 1.5 साल से ज्यादा हो चुका है, वो अब भी जेल में है और उस पर आतंकवाद की धाराएं लगा दी गई हैं। इस तरह से कई और नाम, कई और चेहरे हैं। हम खामोश नहीं रह सकते। यह बात नहीं है कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय मंत्रियों के पास अमेरिकी विदेश मंत्री की बात का जवाब देने का मौका नहीं था। मैं आपको सुनाना चाहता हूं, एक पत्रकार ने हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर से पूछा कि भारत रूस से तेल क्यों ले रहा है, पेट्रोल क्यों ले रहा है? तो उसका उन्होंने बहुत करारा जवाब दिया कि जितना पेट्रोल हम लेते हैं उतना पेट्रोल तो यूरोप एक दोपहर में खत्म कर देता है। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। मुंह तोड़ जवाब था एस जयशंकर का, जिसका मैं समर्थन करता हूं। सुनिए। I would suggest that your attention should be focused on Europe, which probably we do buy some energy which is necessary for our energy security. But I suspect, looking at the figures, probably our total purchases for the month would be less than what Europe does in an afternoon. So you might want to think about it. तो सुना आपने, जवाब दे सकते थे, मगर ह्यूमन राइट्स वायलेशन और मुसलमानों के साथ जो बर्ताव हो रहा है, इस मुद्दे को लेकर भारत सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री खामोश हैं। कितने मंच हैं उनके पास बोलने को? बताइए, ट्वीट किया जा रहा है यहां पर, प्रधानमंत्री ये ट्वीट कर रहे हैं कि ज्योतिबा फुले को लेकर देखो मेरी कितनी तारीफ हो रही है। मजाक नहीं कर रहा हूं, पूरी स्क्रीन पर देखिए, ये इनका ट्वीट है। ये एक आर्टिकल का जिक्र यहां पर प्रधानमंत्री कर रहे हैं, एक लेख का जिक्र प्रधानमंत्री कर रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि देखो मेरी कितनी तारीफ हो रही है। जब आप इन तमाम मुद्दों पर ट्वीट कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं मोदी जी, तो जो इस वक्त देश में चल रहा है, देश को सांप्रदायिक आग में झोंकने का प्रयास चल रहा है, आप उस पर क्यों नहीं कुछ कहते? मेरा सीधा और सरल सवाल है, एक पिता होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे देश को सांप्रदायिक आग में झोंका जाए, जिसकी तरफ हम सब दौड़ रहे हैं। हम इन चीजों से मुंह नहीं मोड़ सकते मोदी जी। मोदी जी तो खामोश हैं, अदालतें भी खामोश हैं। मैंने बताया अपने कार्यक्रम में कि जिस तरह से बुलडोजर का इस्तेमाल मध्य प्रदेश सरकार कर रही है, ये कानून में नहीं है। पहले जांच कीजिए, पता कीजिए जिसने क्या गलती की है। अगर किसी ने पत्थर मारा है तो उस पर कानूनी कार्रवाई कीजिए। बुलडोजर कोई समाधान नहीं है, मगर चल रहा है और ये सब दुनिया देख रही है और दुनिया बोल रही है, अब बोल रही है, और भारत को शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है। नमस्कार।
स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।